हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या क्या ब्रिटिश रूल की वजह से क्या कुछ पर्टिकुलर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे वो हमने देखे थे, एंड आई होप कि वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब हमारी इंडिपेंडेंस बिल्कुल हमें मिली थी या इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले हमारी जो इकोनॉमी थी इसकी क्या स्टेट थी, कैसी कंडीशन थी हमारी इकोनॉमी की। ओके, अभी तक के पूरे चैप्टर में हमने देखा कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो डिफरेंट सेक्टर्स थे उनमें कैसे वर्क हुआ था और जो डिफरेंट सेक्टर्स थे वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे फॉर जब ब्रिटिश रूल आया उसके लिए। तो अब उन्हीं सारी चीज़ों से ही जो है इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो एक एक पॉइंट्स है वो फ्रेम होने वाले हैं, उन्हीं से हम सब कुछ कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसी से हमें समझ में आएगा कि हमारी इकोनॉमी की स्टेट या हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसे थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। ओके, आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की उस टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी है उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, है ना। जो डिफरेंट सेक्टर्स हमने पढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, डेमोग्राफिक कंडीशंस देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, सब कुछ जो भी हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा है हर एक चीज़ में हमने देखा कि कहीं पर भी हमें कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिली बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। हर एक जगह पर हम यही बोले कि ब्रिटिशर्स जब थे तब इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये ड्रॉबैक्स थे या उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी, राइट। तो हर एक चीज़ में हमने यही समझा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए, वो जो भी पॉलिसीज़ लेकर आए, वो जो भी रूल्स लेकर आए, सारे किसके लिए लाए? ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रॉफिट जो है अर्न कर सके। उन्हें इंडिया के लोगों से, इंडिया के रिसोर्सेज से क्या काम करना था कि बस इन्हें जितना हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कर लो, इनकी यूज से जो है अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लो। ओके, मतलब कि हमारे वेलफेयरमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ जो भी काम उन्होंने किए वो उनके खुद के लिए किए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी निकाल लिए थे। इतने सारे डिसएडवांटेजेस के बाद में कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो थी वो भी हमने जो है पॉइंट आउट की कि अच्छा ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स आए तो ये पर्टिकुलर चीज़ें पॉजिटिव भी थी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को जो इकोनॉमी की कंडीशन है उसके बारे में अभी तक तो समझ में आई गया कि कैसी होगी उस टाइम पर इकोनॉमी की कंडीशन। ओके, अब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता है, उसमें हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे और वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। During the British rule, the Britishers transformed the Indian economy into colonial, backward, semi-federal, stagnant, backward, depleted and imputed economy. ठीक है, अब ये जो सारे हम लोगों ने वर्ड्स देखे, ये सारे जो हैं ये हमारी इकोनॉमी को डिफाइन करने वाले हैं कि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी ऐसी हो गई थी। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। इन सारे एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या देखेंगे, डिटेल में देखते हैं। ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, कॉलोनियल का मतलब क्या समझा था हमने कि कॉलोनियल का मतलब ये है कि इसमें दो पार्टीज होती है। कौन कौन सी दो पार्टीज होती है? एक होती है कॉलोनी और एक क्या होती है? रूलर, राइट। ये जो कॉलोनियल है इसे हम डिवाइड कर दे दो पार्ट्स में, सो दिस इज रूलर एंड कॉलोनी। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट हम किसे बोलते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों? बिकॉज उसमें एक कॉलोनी है और एक क्या है? रूलर है। ठीक है, रूलर कौन हुआ स्टूडेंट्स? रूलर हुए ब्रिटिशर्स, एंड कॉलोनी को क्या थी उनकी? कॉलोनी थी उनकी इंडिया। तो वो लोग रूल कर रहे थे इंडिया पे। ठीक है, तो ये एक कॉलोनियल इकोनॉमी बनी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी? कॉलोनियल इकोनॉमी थी। जो जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो हम पर रूल कर रही थी। ओके, सो इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन
is a long history spread over nearly 200 years. कुछ nearly 200 years तक जो है ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया था. ओके, बहुत ही लंबा टाइम था, बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन था. आप और मैं ब्लेस्ड हैं कि हम लोग उस टाइम पर नहीं थे. हमने जब बर्थ लिया तो हम लोग बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंडिया में आए थे, क्योंकि उस टाइम पर जो लोग थे उन्होंने बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की, एंड वी आर दी ब्लेस्ड वन, राइट. तो देखो, कुछ अप्रॉक्स या कुछ हम बोल सकते हैं नियरली 200 ईयर्स तक जो है ब्रिटिशर्स ने रूल किया. कहाँ पर? इंडिया पर. 200 ईयर्स स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, राइट. 200 ईयर्स आपकी कभी एज होगी क्या? बहुत मुश्किल है. 100 तक ही क्रॉस कर दे वो भी बड़ी बात होती है ना. तो बहुत लंबा टाइम था वो, कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया. तो अब उसकी वजह से देखो 200 ईयर्स तक कोई रूल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या बन गए? वो हमारे रूलर बन गए, हम उनकी कॉलोनी बन गए. मतलब कि अल्टीमेटली सिर्फ काम इतना ही था कि वही रूल कर रहे थे, हम क्या थे? उनके गुलाम थे, राइट. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी इकोनॉमी बन गई थी? कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई थी. रीजन बिकॉज कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो हम पर रूल कर रहे थे, इसलिए. ओके, सो ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्री विद द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया. ब्रिटिश रूल के वजह से क्या हुआ था? ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. ये चीज़, ये पॉइंट्स जो हैं ये हम ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस मतलब कि चैप्टर के जो प्रीवियस हमारे कंसेप्ट्स थे उनमें सब में हम लोग पढ़ चुके. ये बात अलग है कि हमने एकदम सिस्टमैटिकली इसके जैसे नहीं पढ़ा है, लेकिन हर एक पॉइंट को हम पढ़ चुके. तो अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे, सारे जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट किए होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होगी. आप लोगों के अकॉर्डिंग ये एक काइंड ऑफ रिविजन होने वाला है. ओके, सो जो ब्रिटिश रूल था उसकी वजह से क्या हुआ था? ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ. ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ क्यों हुआ था स्टूडेंट्स? बिकॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया था? उन्होंने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया था सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट. तो अब जब रॉ मटेरियल्स हमारी कंट्री से जाते थे, हमारी कंट्री जो है उसमें खुद में मतलब कि इंडिया में फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कम होने लगा. इंडिया से फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करने पर हाई टैरिफ थे. अगर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला वीडियो देखा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज ये सब कुछ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ. ठीक है, तो देखो जब रॉ मटेरियल्स जा रहे थे हमारी कंट्री से, ठीक है, रॉ मटेरियल्स क्या हो रहे हैं? एक्सपोर्ट हो रहे हैं. अब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मनी आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल हम मान रहे हैं कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के बदले में हमें कुछ ना कुछ तो पेमेंट मिलेगा ही. मनी बिल्कुल आ रहा है. ओके, लेकिन क्या ये मनी हमारे पॉकेट में जा रहा है पूरा का पूरा? मतलब कि क्या हम इसे पूरा सेव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज अब हमें फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट है ना. अगर हम कोई भी गुड्स का कंजम्पशन नहीं करेंगे तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? हमारी नेसेसिटीज को हम पूरा कैसे करेंगे? हमारे जो शौक हैं उन्हें तो आप साइड में रख दो, नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए भी तो हमें फिनिश गुड्स चाहिए. तो अब फिनिश गुड्स क्या होंगे? फिनिश गुड्स को करना पड़ेगा इंपोर्ट, बिकॉज हमारी खुद की कंट्री में तो गुड्स का प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल्स थे वो तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जब रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो वो जो है हम जब रॉ मटेरियल्स ही नहीं रहेंगे तो फिनिश गुड्स कैसे बनेंगे, राइट. तो अब फिनिश गुड्स जो है वो इंपोर्ट हो रहे हैं. अब इसके लिए हमें क्या पे करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स? इसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है मनी. वो भी हमें फ्री में नहीं मिलने वाला, राइट. तो उसके लिए भी हमें पेमेंट तो करना ही पड़ेगा. जो मनी हमारे पास में आया उससे ज़्यादा हम पे करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज, उससे ज़्यादा क्यों पे करेंगे? तो देखो सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट्स. आप लोगों को भी पता है कि जो फिनिश गुड्स होते हैं उनमें रॉ मटेरियल की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, राइट. जैसे कि आप कोई भी एक गुड ले लीजिए, ये पेन लेते हैं, ठीक है, ये एक गुड है. अब इसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लगे होंगे उसकी वैल्यू ऑलरेडी इस पेन की वैल्यू में इंक्लूडेड होगी, राइट. ये हम लोगों ने पढ़ा है. डबल जो हमारी ये डबल काउंटिंग वाली जो प्रॉब्लम है, राइट, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो रॉ मटेरियल्स वाली
जो रॉ मटेरियल्स की वैल्यू होती है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है। नाउ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हमने कहाँ पे पढ़ी थी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके मतलब कि वो जो हमारा नेशनल इनकम में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आप लोगों को पता है ये। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये मान लीजिए कितने में गए? ये गए हमारे 50 रुपीज में, ठीक है। तो क्या फिनिश गुड हमें 50 रुपीज में मिल जाएंगे? उसी रॉ मटेरियल से ये फिनिश गुड बनाया गया है, तो क्या ये जो पर्टिकुलर आपको गुड मिल रहा है वो 50 रुपीज में मिल जाएगा या 50 से कम में मिल जाएगा? क्या नहीं, ये कितने अमाउंट में मिलेगा? ये मिलेगा हमें 50 से ज्यादा रुपीज में। इफ यू वांट टू परचेज अ गुड यू नीड टू पे मोर देन ₹50, ठीक है। अब जो भी उसकी MRP होगी। तो देखो क्या हुआ, जितना मनी हमारे पास में आ नहीं रहा उससे ज्यादा तो हम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक डेप्थ बढ़ती जाएगी कि मेरे पास जितना अमाउंट नहीं है मैं उससे ज्यादा पे कर रही हूं, तो मेरी क्या हो रही है? डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है। मैं जो हूं कर्ज में डूबती जाऊंगी, ठीक है। अब मैं एज एन इंडिविजुअल, आप देख रहे हो, अगर मेरे जैसे पूरी जो कंट्री है, सब पूरी कंट्री के जो लोग हैं वो सारे मेरे जैसे ही हैं, तो हम बोल देंगे ये पूरी हमारी कंट्री है। और पूरी कंट्री की जो वेल्थ है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ओके तो ये जो पर्टिकुलर था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था, इसकी वजह से जो वेल्थ थी वो काफी कम हो गई थी इंडिया की, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ में और क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, है ना। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन सिंपल सा ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर हाई टैक्सेस लगा के रखे थे। मतलब कि अगर इंडिया में कोई भी गुड का प्रोडक्शन हुआ है और अगर वो आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी भी एक फॉरेन कंट्री में, तो आपको हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। और हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे तो वो अल्टीमेटली किसी भी एक पर्सन को डिस्करेज करता था कि वो कोई भी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट करे। ओके तो इसकी वजह से कहीं एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा था और जो हमारे गुड्स थे, मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स थे, उनकी वैल्यू, उनका जो प्रोडक्शन था वो कम होता जा रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई थी और इसकी वजह से और जो हमारी वेल्थ है वो भी कम हो गई थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे भी कोई बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकम तो अर्न कर नहीं रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर भी। ओके तो ये जो सारी चीज़ें मिला कर क्या हो गया कि हमारी जो कंट्री की वेल्थ थी वो कम होती गई। ओके They also encouraged commercialization of Indian agriculture to transform Indian economy into British colony. अब देखो उन्होंने और क्या किया, मतलब कि ब्रिटिश कॉलोनी बनाने के लिए, ब्रिटिश कॉलोनी का मतलब क्या कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी एक ऐसी पर्टिकुलर जगह जहां पे ब्रिटिशर्स का रूल हो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का रूल अच्छे से चलता रहे इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में हर वो चेंजेस किए जिसकी वजह से इंडिया वाले जो हैं वो ब्रिटिशर्स की सुनते रहे और ब्रिटिशर्स जो हैं वो उन पर कंट्रोल अपना बना सके, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, राइट। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फूड क्रॉप थी उससे फार्मर्स को शिफ्ट करवाया कहाँ पर? कैश क्रॉप पर, राइट। मतलब कि जो फार्मर्स फूड क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे उन्हें शिफ्ट करा, उन्हें बोला कि आप शिफ्ट कीजिए अपना जो प्रोडक्शन है फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। क्यों बोला ये पर्टिकुलर चीज? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब कि उनकी कंट्री में जो कैश क्रॉप्स, दैट मीन्स जूट हो गए या और भी जो पर्टिकुलर हमारे डिफरेंट कैश क्रॉप्स हैं, कॉटन हो गई, जो कि हम खाते नहीं है, जिनके थ्रू हमें पैसा अच्छे से मिलता है और उनका और प्रोडक्शन करके हम और ज़्यादा मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं, वो कैश क्रॉप होती है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने ये इसलिए किया बिकॉज वो सारे जो मटेरियल थे वो उनकी इंडस्ट्रीज को चाहिए होते थे फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि ये उनके लिए क्या था? रॉ मटेरियल था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडिया में जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा स्केल पर होता है वहाँ पर अगर हम फूड क्रॉप को शिफ्ट करवा दें कैश क्रॉप पर तो वो प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज यहाँ पर उन्हें चीप रेट्स में क्या मिल जाएगी? ये क्रॉप्स मिल जाएंगी और वो उससे हाई प्रॉफिट अर्न कर लेंगे उसका पूरा प्रोडक्शन करने के बाद में, राइट। तो ये जो शिफ्टिंग थी
उससे उन्होंने और यहाँ पर कंट्रोल बनाया, बिकॉज ये जो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे वो अल्टीमेटली सेल किसको कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स की सुननी ही पड़ेगी। ओके तो ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर था, इसकी वजह से भी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो रही थी। ओके The impact of British colonial policy was deep on India even at the time of independence। अब ये जो ब्रिटिश कॉलोनी थी भाई, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी थी, उसका इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत ज़्यादा हुआ था, बिल्कुल ज़्यादा हुआ था। ये चीज़ तो अगर हम इतना सब कुछ नहीं भी पढ़ते, ये सारे फैक्ट्स फिगर्स नहीं भी पढ़ते, तो भी हमें इतना तो पता है कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया पे रूल किया और वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी, वो चीज़ इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो अल्टीमेटली क्या किया, कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स आए, उन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा के माने, राइट, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के लिए कुछ नहीं करते थे, इंडिया के लोगों के एक्सप्लॉयटेशन करते थे, इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। वो बिल्कुल ऐसे रूल करते थे एकदम, वो हम बोल सकते हैं कि बहुत ऐसे दो काइंड ऑफ हमारे क्या होते हैं, किंग्स होते हैं, राजा होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही ह्यूमैनिटी वाले होते हैं, जो जिसमें सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है। और एक राजा वो होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, बहुत ही क्रूअल से होते हैं, राइट। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो कौन सी पर्टिकुलर फीचर को उनमें कौन से पर्टिकुलर फीचर्स थे, तो उनमें फीचर्स थे वो क्रूएलिटी वाले, बस वही चीज़ थी। उन्हें कोई मतलब नहीं था कौन मर रहा है, किसके साथ में क्या हो रहा है, किसको कितनी प्रॉब्लम है, कौन किस पर्टिकुलर डिफिकल्टी को फेस कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर उन्होंने बोल दिया है कि हमें ये पर्टिकुलर टैक्स चाहिए, जैसे कि लगान चलती थी, जो हमारा ज़मींदारी सिस्टम था, है ना, तो उसमें लगान कलेक्ट करना है, मतलब करना है। आपकी प्रोडक्शन हुआ हो, आपकी क्रॉप्स जो हैं वो हुई हो या नहीं हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो एक ज़मींदार होता था वो एक ड्यू डेट पर आता था और लगान कलेक्ट कर ले जाता था। अगर नहीं भी एक पर्सन के पास में, तो भी वो ज़मींदार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं से भी लाके दो, लेकिन लाके दो। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, उनके कारण हमारी जो कंट्री थी वो काफ़ी पीछे जा चुकी थी। वैसे ही हमारी कंट्री कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं थी उस टाइम पर। हमारी कंट्री जो थी उस टाइम पर भी वो काफ़ी, हम बोल सकते हैं कि ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ना हो। हाँ, वो ऐसा था कि हमारी जो कंट्री थी वो सेल्फ रिलायंट थी, लेकिन फिर भी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो अगर मान लो हम 50% स्केल पर थे, तो ब्रिटिशर्स के कारण वो 50% का स्केल बहुत नीचे चला गया, वो कुछ 5 या 10% पर चला गया होगा। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारी पूरी इकोनॉमी की बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल। और ये जो पर्टिकुलर कंडीशन थी ये हम इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी देख सकते थे, बिकॉज इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो सिचुएशन, वो कंडीशन हमारी कंट्री की एज इट इज सेम ही थी। ओके, सो आई होप कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है कॉलोनियल इकोनॉमी, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, दैट इज सेमी फेडरल इकोनॉमी। ठीक है, अब ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो फेडरल का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ये वो हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप होता है बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। ठीक है, मतलब कि जो एक लैंडलॉर्ड है, मेरे पास में एक लैंड है, वो मैंने रेंट पर दे दिया एक पर्सन को कि वो इसे यूज कर ले। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या बोलते हैं? फेडरल इकोनॉमी, उसे हम फेडरल बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर मतलब कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी इकोनॉमी थी? सेमी फेडरल इकोनॉमी थी। बाय द क्लोज ऑफ ब्रिटिश पीरियड देयर वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट वन वाज इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम। अब इसमें और अच्छे से देखते हैं कि क्या था ये। ठीक है, सो द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फेडरल relations, landlord-tenant relations. The landlords used to charge very high rate of lagan and were very cruel to the cultivators. ठीक है, मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स
जो थे, मतलब कि वो अगर अपना लैंड दे रहे हैं किसी को कि आप यहाँ पर कल्टीवेट कर लीजिए, आप यहाँ पर जो है क्रॉप सो कर लीजिए, तो वो उसके लिए जो अमाउंट चार्ज करते थे वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। ओके, मतलब कि अगर उन्होंने लैंड दिया है तो वो बहुत हाई रेट ऑफ लगान, उसका जो वर्ड हम बोल सकते हैं लगान बोल सकते हैं, कि वो बहुत हाई रेट ऑफ लगान चार्ज करते थे, जो कि एक कल्टीवेटर के लिए, एक जो प्रोड्यूसर था उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन जो होता था उसके कारण। ठीक है, बिकॉज इतना जो है रिटर्न नहीं मिलता था और उस पर इतने हाई चार्जेस, उस पर इतने हाई रेट चार्ज कर लिए जाएं तो वो बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो अकर होती थी। ठीक है, फिर जो सेकेंड वाला था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। The establishment of modern industries led to creation of two classes, capitalist and laborers. Capitalist क्या होता है स्टूडेंट्स? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, राइट? ये वर्ड्स आप लोगों ने सुने हैं, आई होप सो। मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना? तो बस वैसे उसमें जो होता है वही यहाँ पर हम कैपिटलिस्ट सिस्टम से मतलब बता रहे हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट हैंड्स में जो है हमारी पूरी इकोनॉमी होना, ठीक है, या प्राइवेट जो हमारे ओनर्स हैं वो जैसा चाहते थे वैसी हमारी इकोनॉमी चलती थी। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, या ड्यूरिंग नहीं मैं बोलूँगी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिला, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम देखने को मिला। कि अब कैपिटलिस्ट सिस्टम का उस टाइम पे इंट्रोडक्शन हुआ था। सिर्फ और सिर्फ उसके पहले तो सोशल सिस्टम चलता था कि बस जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वही सही है, जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वही चीज़ मानी जाएगी। लेकिन जब हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिला था उस टाइम पर हमें देखने को मिला कि कैपिटलिस्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, तो स्टूडेंट्स कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हुई। कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप हुई तो इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से दो क्लासेस का इंट्रोडक्शन हुआ, एक हुई कैपिटलिस्ट और एक हुई लेबरर्स। अब इसमें कैपिटलिस्ट क्या हो जाएंगे, ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। ओके, जो बिग बिग इंडस्ट्रीज होगी उनके जो ओनर्स होंगे वो इसके कैपिटलिस्ट हो गए। एंड लेबरर्स क्या हो गए, उनकी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटलिस्ट हो गए और नंबर ऑफ हो गए हमारे लेबरर्स। ओके, सो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसका भी इंट्रोडक्शन हो गया था। So India inherited the features of both feudal and capitalist system in the Indian economy. ठीक है, ये दोनों सिस्टम हमें देखने को मिले during on the eve of independence. ओके, आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सो दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टैग्नेंट का मतलब होता है या तो रुक गई है या फिर बहुत ही कम रेट से इंक्रीज होना। ठीक है, या तो एकदम आप मान लो ऐसा, या फिर एकदम मिनिमल इंक्रीज, ऐसा लगे भी ना कि इंक्रीज हो रहा है। राइट, अब देखो इसमें कोई इंक्रीज लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है, बहुत ही कम इंक्रीज है ये। अगर मैं इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो सिर्फ इतना सा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। सो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम रेट पर ग्रोथ होना। ठीक है, तो इस चीज से तो बहुत ज्यादा हम लोग फेमिलियर हैं कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी जो थी वो डिक्लाइन होती गई, उसकी जो ग्रोथ थी वो डिक्लाइन होती गई। हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी जब ब्रिटिश रूल था। तो जब हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिलने वाली थी तो तब भी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा तो ग्रो करेगी नहीं, एकदम बहुत ही नेग्लिजिबल रेट का ग्रोथ देखने को मिली थी। मतलब कि हम ये बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर कैसी थी, स्टैग्नेंट थी, कि वहाँ पर हमें ग्रोथ नहीं दिख पा रही थी। ओके, सो स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज वन विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट. On the eve of independence, Indian economy was a stagnant economy as country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century then was less than 2%. यहाँ पे less भी आएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, वहाँ पे आएगा लेस देन 2%, एंड ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट वॉज 0.5%. ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी भी है पहले भी
कि जो हमारे नेशनल इनकम जो जीडीपी की अकाउंटिंग हुई थी, डिफरेंट जो हैं हमारे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो जीडीपी को कैलकुलेट किया था, तो उसमें से एक पर्टिकुलर को हमने सबसे ज़्यादा कंसिडर किया था, जो कि वीके राव ने जो हमारे एस्टिमेट्स दिए थे उसे हमने सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माने थे, ठीक है। तो उनके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमी थी उस टाइम पर, उसकी जीडीपी कितनी थी, लेस देन 2%, और जो ग्रोथ हम देख रहे थे ईयर ऑन ईयर वो भी 0.5% से ही देख रहे थे। तो ये बहुत ही कम, हम बोल सकते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ था, बहुत ही कम रेट ऑफ ग्रोथ था। तो ये हम बोलेंगे कि उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। हम उस टाइम पर अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे। एंड रीजंस आप सभी को पता है कि क्यों नहीं देख पा रहे थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स के जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। और जो ब्रिटिशर्स के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो थे भी उसी काइंड के कि वो चाहते ही नहीं थे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इकोनॉमी को, हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे उनकी इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। ओके, सो आई होप कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी वाला जो हमारा पॉइंट है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बैकवर्ड इकोनॉमी, अब हमारी जो कंट्री थी स्टूडेंट्स वो कैसी थी, बैकवर्ड थी, और वो और बैकवर्ड हो भी चुकी थी, किसके कारण, ब्रिटिशर्स के कारण, ठीक है। सो बैकवर्ड इकोनॉमी, एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। देखो ब्रिटिशर्स आए, इतने टाइम तक वो रूल करे हमारी इंडिया पर, हमारी कंट्री पर, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया। ओके, वो कैसे रूलर थे, वो एक ऐसे रूलर थे जो कि सिर्फ उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते थे, हमारी इकोनॉमी को डेवलप नहीं करना चाहते थे। ओके, द मेन रीजन्स फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब क्या रीजंस थे स्टूडेंट्स वो हम समझते हैं, ठीक है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, किस चीज की प्रोडक्टिविटी, आप कोई भी गुड्स ले लो, आप एग्रीकल्चर गुड्स लो या आप इंडस्ट्रियल गुड्स लो, दोनों में हम देखेंगे कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे कि फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो पुराने टाइम से जिस टाइप में काम चल रहा था वैसे ही चल रहा था। कोई भी पर्टिकुलर उसमें हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या कोई भी न्यू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई गई एग्रीकल्चर में। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पीछे ही रहा, वो अंडर डेवलप्ड ही रहा, और उसकी प्रोडक्टिविटी कम ही रही। इरिगेशन फैसिलिटीज सही नहीं थी, फर्टिलाइजर्स के बारे में कोई नहीं जानता था, उसके बाद में सीड्स वगैरह भी बहुत अच्छी आती नहीं थी। तो हर एक रीजन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर डेवलप्ड था, इसकी वजह से जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी वो भी कैसी थी, कम ही थी, राइट, लो लेवल था उसका। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बात करें तो इंडिया में मेनली कौन सी इंडस्ट्रीज थी स्टूडेंट्स उस टाइम पर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, राइट। अब उसमें भी क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था, राइट। तो अब हम जो थे रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, और ये जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन था ये भी कम हो चुका था, राइट। क्यों कम हुआ था, बिकॉज हाई टैक्सेस चार्ज किए जाते थे अगर आप फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। पहले ब्रिटिशर्स आए उसके पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही वेल नोन इंडस्ट्री थी हमारी पूरी वर्ल्ड में, लेकिन उनके बाद में जो है हैंडीक्राफ्ट जो थे, मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट थे वो कहीं बाहर जा नहीं पा रहे थे, और जो उनका फॉरेन मार्केट था वो खत्म हो गया था। उसके बाद में जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया और फिनिश गुड्स का क्या बनाया, कंज्यूमर बनाया, राइट। तो अब जब वो फिनिश गुड्स जो फॉरेन से आते थे, मतलब कि जो ब्रिटेन से आते थे, वो चीप होते थे एज कंपेयर टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। तो इसलिए जो जनरल पब्लिक थी वो ज्यादा प्रेफर कौन से गुड को करती थी, जो चीप रेट वाले, जो कि ब्रिटेन से आते थे वो वाले गुड्स को।
तो अब मतलब कि हैंडीक्राफ्ट या फिर हम बोले कि जो हमारे फिनिश गुड्स थे, जो डोमेस्टिक गुड्स थे, उनकी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में भी कम हो गई थी और फॉरेन मार्केट में तो अब जा ही नहीं रहे थे वो, राइट। एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट के ही वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, अगर किए भी जाते थे तो जब उनका दोनों जगह से मार्केट जो है वो खत्म हो गया था, तो इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और कम हो गई, और ये जो है हम बोल रहे हैं कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम पर, इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, मतलब कि ये उसका एक रीजन था बैकवर्ड होने का। लो पर कैपिटा इनकम, ये चीज भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स। हमें पता है कि उस टाइम पर 20th सेंचुरी में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो क्या थी, मतलब कि जो हमारा निकला था जीडीपी, वो कितना निकला था स्टूडेंट्स, लेस देन 2%, और जो ग्रोथ हम देख रहे थे वो मेयर 0.5% की ग्रोथ देख रहे थे ईयर ऑन ईयर, जो कि काफी कम ग्रोथ थी, राइट। तो ये बहुत ही कम जीडीपी होना, मतलब कि अब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस हो नहीं रहे हैं, प्रोडक्टिविटी लो है। तो जब प्रोडक्टिविटी लो है स्टूडेंट्स, तो इनकम भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी हाई होती तो जो लोग हैं, जो मतलब कि जो कंज्यूम करते हैं उन्हें, तो उससे मनी जनरेट होता और सबके पास में पैसा आता। प्रोडक्टिविटी कम है, लोगों के पास में काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो इन सब की वजह से जो इनकम थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। इनकम जो है वो काफ़ी, जो हमारी जो पूरी कंट्री की इनकम थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी, ठीक है। तो लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम भी जो है एक रीज़न था बैकवर्डनेस का। देन कम्स ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। उस टाइम पर स्टूडेंट्स ना ही तो कोई ट्रैक्टर्स वगैरह हुआ करते थे, ना ही कोई हार्वेस्टर्स, कल्टीवेटर्स, कुछ भी नहीं होते थे। बिल्कुल ट्रेडिशनल जो है ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते थे। बुल्स और वो बुलॉक यूज़ कर कर जो है सोइंग होती थी, वैसे ही हार्वेस्टिंग होती थी। कोई भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ना ही एडवांस्ड हमारे सीड्स हुआ करते थे। जो सीड्स की क्वालिटी होती थी वो भी बहुत ही लो होती थी, ओके। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कभी बढ़ नहीं पाया। ये चीज हमें पता है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ 75 to 85% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो क्या, वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता तो ये 85% लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होता, राइट। लेकिन जब एग्रीकल्चर सेक्टर ही बहुत ज़्यादा एनहांस नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाया, तो ये जो एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन थी, 85% ऑफ पॉपुलेशन थी, वो उन सब की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी लो रहा, और जो हमारा बैकवर्डनेस है इकोनॉमी का उसका एक रीजन रहा, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर भी एक वही हो गया। हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स, ये चीज़ भी हमने पढ़ी है अपनी डेमोग्राफिक कंडीशंस में कि बहुत ही हाई बर्थ रेट्स थे। देखो लिटरेसी तो थी नहीं लोगों के पास में, जो मतलब कि जैसे कि एक फैमिली में बहुत बहुत बच्चे हुआ करते थे, राइट। एक फैमिली में आप देख सकते हो 8 to 10 चिल्ड्रन और इवन मोर देन दैट, है ना। तो अब देखो एक फैमिली के पास में स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड को अच्छे से पूरा बड़ा करने के लिए, अच्छे से उसकी पूरी परवरिश करने के लिए, सिर्फ एक चाइल्ड के लिए क्या नहीं थे, इतना अमाउंट नहीं था, इतना मनी नहीं था उनके पास में। लेकिन जब उन्होंने 8-8, 10-10 जो है करके रखे थे, तो अब इसमें कहाँ से लाएं वो, राइट। अब 8-10 बच्चों का पेट कैसे भरे, और 8-10 बच्चों को अच्छे से एक वेल ग्रोन चाइल्ड में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो हाई बर्थ रेट जो था वो भी एक ड्रॉबैक था हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर बर्थ रेट कम होता तो कम पॉपुलेशन होती तो थोड़े सामान में, थोड़ी चीज़ों में जो है सब लोग अच्छे से रह पाते, राइट। अब मान लो एक कोई हमारी एक आप मान लीजिए कोई भी एक गुड है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास में एक बिस्किट का पैकेट है, उसमें 10 बिस्किट्स हैं,
तो अगर मुझे शेयर करना है तो अगर 10 लोग होंगे तो मैं अच्छे से शेयर कर लूंगी, सबको एक एक मिल जाएगा। ठीक है, 20 लोग हो गए तो क्या किया हमने, उसके 2 पार्ट्स कर दिए, हाफ हाफ बिस्किट सबने ले लिया। अब उसी की जगह पे और इंक्रीज कर दो, 30 लोग हो गए तो अब क्या करना पड़ेगा, उस हाफ का भी हाफ करना पड़ेगा। ओके, और इंक्रीज करें हम उस प्रोपोर्शन को, 40 हो गए तो क्या हुआ, उसका भी हाफ करो, कितना बचा, एक पर्सन के पास में कितना आया, इतना सा, एक बहुत ही छोटा हम बोल सकते हैं क्वांटिटी एक पर्सन को मिली होगी। तो क्या वो सफिशिएंट थी, नहीं थी सफिशिएंट। सफिशिएंट तब थी जब मुझे एक बिस्किट मिल रहा था। ठीक है, मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने बोला ओके हाफ बिस्किट में काम चला लेंगे, है ना, तो हमने हाफ बिस्किट तक का कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन 30, 40 और उसका हाफ नहीं हो पाएगा, इतने में तो मैं नहीं जो है वो मतलब कि मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो क्या हो रहा था हमारी कंट्री में, क्या हो रहा था, इकोनॉमी में क्या हो रहा था, 10 लोगों की परफेक्ट जगह थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट 20 तक गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो और बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन। ठीक है, 20 से 30, 40, 50 एंड वी डोंट नो कितनी, तो जो वो बर्थ रेट बहुत ज्यादा थे, तो इसकी वजह से जो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज थे वो इतने नहीं थे कि वो सबको अच्छे से रख पाए। इसकी वजह से भी क्या हुआ, बैकवर्डनेस आती गई। और बर्थ रेट के साथ में क्या हुआ, डेथ रेट भी हाई थे। रीजन, अब जैसे कि देखो जो हमने अभी बिस्किट वाला जो एग्जाम्पल लिया, जब 30 से 40 लोग हो गए तो वो जो एक छोटी सी जो पीस मिला था एक बिस्किट का एक एक पर्सन को, वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं था। ओके, अब ऐसे ही करके हो सकता है कि कभी कुछ भी ना मिले, उतना पीस भी ना मिल पाए, और हो सकता है कभी उतना पीस मिल जाए, उससे कम पीस मिले, तो वो ऑलरेडी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे कर करके मेरी जो अंदर की बॉडी है उस पर वो इफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक दिन डेथ हो जाएगी। तो जब हाई बर्थ रेट थे तो हाई डेथ रेट भी थे। ओके, सो ये भी एक रीजन था बैकवर्डनेस का। सॉरी, देन मास इलिटरेसी, ये चीज हमें पता है कि उस टाइम पर जो हमारी कंट्री थी उसमें हमें बहुत ही हाई लेवल पर इलिटरेसी देखने को मिलती थी। अगर हम आज की डेट में बात करें तो भी हम बोलते हैं कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लिटरेट तो हैं लोग, फिर भी इलिटरेसी भी बहुत है, इलिटरेट बहुत है, राइट। तो जब हम आज बोल सकते हैं कि इलिटरेट इतने हैं, तो उस टाइम पर तो इलिटरेट होने ही हैं, राइट। उस टाइम पर सिर्फ कुछ मियर 12 to 18% लोग ऐसे थे, 12 to 16% आई गेस ऐसे थे जो कि लिटरेट हुआ करते थे। ठीक है, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के सिर्फ 12 to 16% लोग थे जो कि लिटरेट हुआ करते थे, उसमें भी फीमेल का प्रोपोर्शन और कम था उसमें। ओके, तो ये बहुत ही कम हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शन था लिटरेसी का, और जब लिटरेट नहीं थे लोग तो उसकी वजह से भी जो बैकवर्डनेस है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इलिटरेसी के कारण भी क्या हो रहा था, ये पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, इलिटरेसी के कारण ट्रेडिशनल मेथड्स पर काम किया जा रहा था, बिकॉज लोगों को पता नहीं था ना कि वो एडवांस भी हो सकते हैं। इलिटरेसी के कारण ही लो कैपिटा इनकम थी, क्यों, बिकॉज नहीं पता कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं। इलिटरेसी के कारण ही लो प्रोडक्टिविटी थी, बिकॉज हम कोई भी इनोवेशन नहीं ला पा रहे थे, या जो पर्टिकुलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं थी। तो जो मास इलिटरेसी थी वो भी एक बड़ा रीजन थी किसके लिए, बैकवर्ड इकोनॉमी के लिए। ओके, सो आई होप कि बैकवर्ड इकोनॉमी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, दैट इज डिप्लीटेड और डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, डिप्रिशिएट हो गई। आई होप कि इस पर्टिकुलर एरो से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हुआ। हमारी इकोनॉमी जो कि यहाँ पर वर्क कर रही थी बिफोर ब्रिटिश रूल, वो और ज़्यादा नीचे चली गई है आफ्टर ब्रिटिश रूल। ठीक है, मतलब कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो ये जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ही, उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी। Okay, so at the time of independence, Indian economy was depleted economy. Depleted economy refers to an economy where no arrangements have been made to replace the physical assets depreciated due to excessive use. ठीक है, अब जैसे कि जो डिप्रिसिएशन, आप लोगों को पता है डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन कोई भी असेट्स पर होता है कि जब उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं
तो उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, मतलब कि डिप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है। तो जब आपकी इकोनॉमी डिप्रिशिएट हो रही है तो उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, डिप्रिशिएट हो जाएगी। अब क्या हो रहा था कि जो असेट्स थे, जो फिजिकल असेट्स थे, उनका यूज हुए जा रहा है, लेकिन उन पे ना तो कोई मेंटेनेंस किया जा रहा है और ना ही उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, राइट। बिकॉज इतना हम बोल सकते हैं कि ना तो इतनी वेल्थ थी लोगों के पास में और ना ही इतना नॉलेज था कि इसे हमें चेंज भी करना चाहिए। ओके जैसे काम चल रहा था वैसे चला रहे थे, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में ये एक और फीचर था, डिप्लीटेड इकोनॉमी या फिर डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी वाला। ओके so during the Second World War, Indian industries had to work beyond their capacities to meet the increased demand of plant, machinery, equipments etc. for the war. अब जब वॉर होता है तो उसमें तो हर एक चीज बहुत ज्यादा लगती है। ओके ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए हमें, उसके साथ साथ में जो हमारे दूसरे रिसोर्सेज है जिनकी हेल्प से वॉर होगा वो भी चाहिए, राइट। तो ये अब क्या हो रहा है कि इनकी प्रोडक्शन में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं तो जिससे प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी पर्टिकुलर मशीनरी प्लांट जिससे भी प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट, उसका एक्सेसिव यूज किया जा रहा है, दिन रात उस पर क्या की जा रही है, काम किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो उसकी वजह से उनकी जो वैल्यू वो क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। और वो जो डिक्रीज्ड वैल्यू मतलब कि जो डिप्रिशिएटेड वैल्यू है, वो जब सब कुछ सही हो गया तो उसे वापस हमें रिप्लेस भी नहीं किया गया उन्हें। और उस टाइम पर भी ये नहीं सोचा गया कि अगर हम कोई अच्छी मशीनरी लेंगे एकदम अपडेटेड वाली तो ज्यादा जल्दी काम हो जाएगा, ये चीज भी नहीं सोची गई थी। Okay, so however, British rulers did not make any arrangement to replace the depreciated physical assets. ठीक है, as a result, British rulers had left a seriously depleted economy. अब ब्रिटिशर्स ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया कि वो डिप्रिशिएटेड फिजिकल असेट्स को चेंज करें वो, या उनमें कोई मेंटेनेंस वगैरह कर दे ताकि उनकी वैल्यू थोड़ी ठीक हो जाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी वैसी ही रही और डिप्लीटेड रही। तो वो इसलिए भी हम बोलेंगे कि जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें जो इकोनॉमी मिली थी वो कैसी मिली थी, डिप्रिशिएटेड या डिप्लीटेड इकोनॉमी मिली थी। ओके सो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। नाउ स्टूडेंट्स, एम्प्यूटेटेड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स से हट के बता रही हूँ आप लोगों को कि एम्प्यूटेटेड का मतलब क्या होता है। एक जो डिक्शनरी मतलब है वो बताती हूँ, ठीक है। एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में से किसी भी पार्ट को कट कर कर अलग कर देना, ठीक है। मतलब वो उसके रीजंस होते हैं, कुछ भी रीजंस होते हैं। जैसे कि ये मेरा हाथ है, अगर मैं उसको यहाँ से कट कर दूं, इतना पोर्शन अलग कर दिया, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एम्प्यूट किया। ये जो मेरा हैंड है उसको मैंने एम्प्यूट किया। कोई भी रीजन होगा इसको कट करने का, रीजन पर हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका मतलब बता रही हूँ मैं आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं एक बायोलॉजी के टर्म्स में या डिक्शनरी के टर्म्स में एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है। अब अगर हम बात करें एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी की, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो अभी हम लोगों ने मतलब समझा उसमें से एक वर्ड ले लो, कट करना, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बॉडी के किसी पार्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम बायोलॉजी के टर्म्स में बोले। अब अगर मैं इकोनॉमी के टर्म्स में बोलूँ तो इकोनॉमी में इम्प्यूटेड क्या हो जाएगा, इकोनॉमी को कट करना। अब इकोनॉमी को कट कैसे कर रहे हैं ये समझो। देखो स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स आए है ना, तो हमारी जो इंडिया थी, आप लोगों को भी पता है कि इंडिया का जो अभी आप लोग ज्योग्राफिकल एरिया देखते हो वो पहले ऐसा नहीं था। पहले पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, ओके, बांग्लादेश भी यहीं का हुआ करता था, भूटान भी यहीं का था। तो ऐसे जो हैं, जो हमारे आसपास की इकोनॉमी थी वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करती थी। इंडिया का पार्ट इन द सेंस इन सबको मिलाकर एक कंट्री बनती थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों को, ये सारी कंट्रीज को या इन सारी इकोनॉमिक्स को हमने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें जो इकोनॉमी मिली वो कैसी मिली, एम्प्यूटेड इकोनॉमी मिली। मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जिसको हमने कट कर दिया। ओके, इंडिया पाकिस्तान दो कर दिया हमने, क्या किया, इन्हें हमने कट किया था। ओके, सो आई होप कि आप लोग एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब समझ गए होंगे।
So the Britishers' policy of divide and rule always promoted discrimination between various groups on the basis of religion, caste, language and culture. ठीक है, ब्रिटिशर्स की कौन सी पॉलिसी थी स्टूडेंट्स? डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज। ये सारी चीजें आप अपनी हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे आपके 9th-10th क्लास में। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो सब कुछ आप लोगों को पता होगा क्या है ये। सो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, डिवाइड करो और फिर रूल करो। जो पूरी कंट्री है उसके डिफरेंट सेक्शंस बना दो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अलग कर दो, कल्चर के बेसिस पर अलग कर दो, लैंग्वेजेस के बेसिस पर अलग कर दो। तो डिवाइड करो और फिर उसके बाद में क्या करो? रूल करो। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री वाज ज्योग्राफिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस चीज से तो आप बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हो गए कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो है इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट हो गए थे, राइट। तो बस वही चीज कि हमारी इकोनॉमी को क्या किया गया? कट किया गया, ओके, और उसके 2 पार्ट्स कर दिए, इंडिया एंड पाकिस्तान। Partition of the country virtually disrupted the economy due to problem of rehabilitation of large number of refugees from Pakistan। अब देखो ये जो है इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट्स बने, तो इसकी वजह से इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हुआ या इकोनॉमी क्यों डिस्टर्ब हुई, उसका रीजन क्या था? प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से रेफ्यूजीज आए हमारे कंट्री में, तो उनके लिए हैबिलिटेशन करना, ठीक है, मतलब कि उनको रहने की जगह देना, उनकी पूरी जो है व्यवस्था करना कि वो अच्छे से रह सके। ओके, तो वो एक प्रॉब्लम ही थी, बिकॉज बहुत सारे रेफ्यूजीज आए, सबको एक प्रॉपर प्लेस, खाना, पानी, सब कुछ प्रोवाइड करना थोड़े डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है, shortage of raw materials for jute and cotton mills as most of the cotton and jute areas went to पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये चीज हमें पता है कि कॉटन जूट जो है वो बहुत ज्यादा एज अ रॉ मटेरियल या बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस की जाती थी इंडिया में। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर जूट और कॉटन जो है वो सो की जाती थी, वो किसके अंडर आ गई? वो पाकिस्तान के अंदर आ गई। ठीक है, मतलब कि अब वो पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट थी, इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट नहीं थी। तो अब उनकी शॉर्टेज आ गई, उनकी स्कैरसिटी आ गई इंडिया में, बिकॉज अब उन जूट और कॉटन पर किसका कंट्रोल था? पाकिस्तान का कंट्रोल था। इंडिया कुछ नहीं बोल सकती थी, इंडिया ना ही उन्हें बोल सकती थी कि वो यहाँ पे सो करेंगे और वो उसे यूज करेंगे। ओके, सो इसकी वजह से ये जो है हमारे रॉ मटेरियल्स में भी शॉर्टेज आई। ठीक है, सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। और ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस हम लोगों ने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए अपने फर्स्ट चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने हर एक डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ लिया, हर एक टॉपिक कवर कर लिया जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में गिवन था। आई होप सो कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे और ये सब कुछ पढ़कर आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सॉल्व करने वाले हैं फॉर दिस चैप्टर। ओके, जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं कि हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो बस वही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है।